नेक्स्ट टॉपिक, निशस्त्रीकरण, प्रयास एवं समस्याएं। डिसआर्ममेंट, निशस्त्रीकरण, प्रयास एवं समस्याएं। देखिए, हमने अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों को हमने पढ़ा है। जहां तक निशस्त्रीकरण का प्रश्न है और निशस्त्रीकरण की समस्याओं को लेकर के विश्व के अंतर्गत आज जो बनी हुई है, वो मैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में बात करूंगा कि विश्व समुदाय ने अब तक 2 महायुद्धों को देखा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन जब जब युद्ध हुए हैं तब तब शस्त्रों को रोकने के लिए अनेक प्रयास भी हुए हैं। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात संपूर्ण विश्व 2 समुदायों और 2 गुटों के अंतर्गत विभक्त हो गया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। महाशक्तियों ने जो शस्त्रों की होड़ मचा रखी थी, जिसमें परम प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने हथियारों की होड़, अणुबम्बों का प्रयोग, अणुबम्बों की होड़, सैन्य हथियारों की संख्या में कई गुना वृद्धि कर ली थी। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि विश्व के अंतर्गत तृतीय विश्व युद्ध से अपने आप को बचाने के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया जाने लगा। निशस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त मानवीय साधनों का उन्मूलन। निशस्त्रीकरण के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात रोकने के लिए उसे भरसक प्रयास किए गए थे। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, मोर्गेनथो ने अपनी पुस्तक राष्ट्रों के मध्य राजनीति में लिखा है कि निशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना, ताकि शस्त्रीकरण की दौड़ का अंत हो सके। अर्थात निशस्त्रीकरण जो मूल रूप से है, वो शस्त्रों में कटौती या संपूर्ण शस्त्रों को समाप्त करने के संदर्भ में है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो निशस्त्रीकरण है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रश्न यह आता है कि सब देशों ने शस्त्रों का प्रयोग किया, शस्त्रों का विकास किया, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि निशस्त्रीकरण की आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ी। नंबर 1 आता है कि देखिए आवश्यकता क्यों पड़ी कि मानव जाति को सुरक्षित रखने के लिए और मानव सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए निशस्त्रीकरण की विश्व समुदाय को आवश्यकता महसूस हुई थी। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं निशस्त्रीकरण की आवश्यकता को लेके, तो नंबर 1 आता है शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावना। शस्त्रीकरण से
युद्ध की संभावना। नंबर 1, शस्त्रीकरण से युद्ध, क्योंकि जिस शस्त्र का निर्माण किया जा रहा है उन शस्त्रों को अगर अपन देखें तो मैं आपको बताऊं कि शस्त्रीकरण के कारण जो है युद्ध दिन प्रतिदिन बढ़ते रह रहे हैं। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि जापान के जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की गई थी तो उस महाविनाश के भय से एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेरर बना, आतंक का माहौल बना। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है शस्त्रीकरण से युद्ध को रोकने के भरसक प्रयास किए गए थे। नंबर 2 आता है शस्त्रीकरण से अंतरराष्ट्रीय तनाव कम होना। शस्त्रीकरण से अंतरराष्ट्रीय तनाव कम होना। देखिए, शस्त्रीकरण अगर होगा तो शस्त्रों और अस्त्रों के निर्माण की जब होड़ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को भंग करती है, इससे अंतरराष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होता है। अंतरराष्ट्रीय तनाव कम नहीं होता है, अंतरराष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होता है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जब चेक एंड बैलेंस, शक्ति संतुलन का सिद्धांत बना रहेगा तो मूल रूप से हम लोग देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है शस्त्रों की होड़ होगी तो निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है टकराव बहुत अधिक होगा। नंबर 3 आता है शस्त्रीकरण से लोक कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा। लोक कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा, जो वेलफेयर कार्य किए जाने हैं वो शस्त्रीकरण के कारण उपेक्षित होंगे। और जो वेलफेयर के अंतर्गत पैसा खर्च होना है वो कहां खर्च होगा? शस्त्रों के निर्माण में। तो उससे जो धनराशि, जो करोड़ों डॉलर लोक कल्याण के लिए खर्च किए जाने हैं मां शक्तियों के द्वारा, वो मूल रूप से आपके क्या है? लोक कल्याण के लिए नहीं खर्च होंगे बल्कि शस्त्रों के, मिसाइलों के निर्माण के अंतर्गत खर्च होंगे। आइजनहॉवर, क्या कहा आइजनहॉवर ने? अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा प्रत्येक बंदूक जिसे बनाया जाता है, प्रत्येक युद्धपोत जिसका जलावतरण किया जाता है, प्रत्येक रॉकेट जिसे छोड़ा जाता है, अंतिम अर्थों में उन लोगों के प्रति जो भूखे रहते हैं उन्हें खाना नहीं खिलाया जाता, जो ठिठुरते हैं उन्हें कपड़े नहीं देता है, किंतु उन्हें वस्त्र नहीं दिए जाते, एक चोरी का सूचक है। उन्होंने कहा यह न्याय संगत बात नहीं है कि शस्त्रों के द्वारा हम लोग ये धन व्यय कर रहे हैं, तो इससे वेलफेयर काम की उपेक्षा होती है। नेक्स्ट आता है शस्त्रीकरण नैतिकता के प्रतिकूल। शस्त्रीकरण नैतिकता के प्रतिकूल। शस्त्रीकरण जो है वो नैतिकता के प्रतिकूल है। जो मोरलिटी है, जो कर्टसी है, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि नैतिकता के भी प्रतिकूल है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो सामाजिक, आर्थिक जो नीतियां हैं उसके माध्यम से मूल रूप से
स्थिति यह है कि शस्त्रीकरण नैतिकता के प्रतिकूल है और ऐसी स्थिति में जो है शस्त्रों को बढ़ावा नहीं दिया जाना है। नेक्स्ट आता है शस्त्रों से अन्य देशों में हस्तक्षेप। शस्त्रों के द्वारा अन्य देशों में हस्तक्षेप होता है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो शस्त्रों से है, क्योंकि महाशक्तियां जब शस्त्र अधिक होंगे तो वो अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अन्य देशों में हस्तक्षेप करती है। इससे भी मैं आपको बताता हूं कि जो है निशस्त्रीकरण की आवश्यकता महसूस की गई थी। नेक्स्ट आता है शस्त्रीकरण से आर्थिक विकास अवरुद्ध। आर्थिक विकास अवरुद्ध। शस्त्रीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात जो इकोनॉमी डेवलपमेंट होना चाहिए वो शस्त्रों के हथियारों से नहीं होगा, बल्कि वो होगा मनुष्य के विवेक से होगा। विकास औद्योगिक इकाइयों से होगा, यंत्रीकरण से होगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं शस्त्रों से जो है आर्थिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट आता है शस्त्रीकरण मृत्यु का पैगाम। शस्त्रीकरण मृत्यु का पैगाम। शस्त्रीकरण जो है वो एक मृत्यु का पैगाम है, अर्थात शस्त्रीकरण के क्षेत्र में होने वाली जो क्रांतियां हैं वो मानवता के विनाश को कगार पर लाकर के खड़ी कर देती है। तकनीकी आविष्कारों ने इतने भयानक शस्त्रों का निर्माण कर दिया कि कुछ ही मिनटों के अंतर्गत संपूर्ण दुनिया नष्ट हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं आपको बताता हूं कि जो शस्त्रीकरण है वो एक मृत्यु का पैगाम भी है। और नेक्स्ट आता है शांतिपूर्ण सद्भावना के लिए जो है उचित माहौल नहीं। शस्त्रीकरण के लिए जो है शांतिपूर्ण सद्भावना का जो मार्ग है वो सद्भावना का मार्ग नहीं। निशस्त्रीकरण नॉन वायलेंस एंड पीस को बढ़ावा नहीं देता है, क्योंकि इसके द्वारा शस्त्रों की होड़ होती है और वायलेंस बढ़ता है। तो शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति है वो मूल रूप से शस्त्रीकरण के अंतर्गत लागू नहीं होती। लास्ट पॉइंट आ रहा है वायुमंडल को दूषित करना। और वायुमंडल के दूषित से तात्पर्य यह है बच्चों कि जो शस्त्रीकरण है वो वायुमंडल को दूषित करता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं शस्त्रीकरण मूल रूप से, क्योंकि इससे भयानक विकिरणें निकलती है और उससे वायुमंडल दूषित होता है। तो इसलिए क्या बच्चों मूल रूप से विश्व स्तर पर आज मैं आपको बताऊं शस्त्रीकरण की आवश्यकता है वो महसूस की गई थी। यानी कि जो निशस्त्रीकरण है वो शस्त्रों के होड़ और प्रतियोगिता के कारण जो है महत्व दिया जाने लगा और इन कारणों से बच्चों निशस्त्रीकरण के प्रयासों को सबलता मिली। अब मेरा क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है बच्चों निशस्त्रीकरण के लिए क्या प्रयास किए गए थे।
निशस्त्रीकरण की दिशा में निशस्त्रीकरण और प्रयास। निशस्त्रीकरण के लिए क्या प्रयास किए गए थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, आपको मैं बताता हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत अपन देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पूर्व की स्थिति को बच्चों में आपको बताऊं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है शक्ति ही सबसे बड़ा न्याय था। यह स्थिति बनी हुई थी, शक्ति ही सबसे बड़ा न्याय था, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग कहते हैं। लेकिन विश्व के राजनेताओं ने देखा और पाया, और उसके पश्चात निशस्त्रीकरण के, अगर मैं आपको इतिहास पर एक नजर डालूं तो 1899 के हेग सम्मेलन के अंतर्गत यह प्रस्ताव पारित हुआ कि मानवता के भौतिक और नैतिक कल्याण के लिए सैनिक हथियारों के नियंत्रण का होना अत्यंत आवश्यक है। अतः फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग देखते हैं निशस्त्रीकरण की आवश्यकता महसूस की गई थी। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक साकार रूप हमारे सामने आया, उसके लिए जो प्रयास किया गया था, उसके अंतर्गत में बच्चों आपको सबसे पहले बात बताता हूं। निशस्त्रीकरण के लिए जो प्रयास किया गया था उसमें नंबर 1 पर आता है राष्ट्र संघ और निशस्त्रीकरण। राष्ट्र संघ एवं निशस्त्रीकरण, राष्ट्र संघ और निशस्त्रीकरण। इसकी अगर अपन बात करें तो राष्ट्र संघ के संविधान के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत कहा गया है कि विश्व की शांति स्थापित करने के लिए शस्त्रों में कटौती की जाएगी, और कटौती करना आवश्यक है। और इसके लिए जनवरी 1920 के अंतर्गत जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो एक परामर्श समिति का गठन किया गया था, और यह परामर्श समिति मूल रूप से शस्त्रों के अंतर्गत, हथियारों के अंतर्गत जो कटौती है उसको कम करने पर बल देती थी। और उसके पश्चात हम लोग कालांतर में देखें तो 1924 के अंतर्गत एक अस्थायी मिश्रित आयोग का गठन किया गया था, और वो मूल रूप से जो है अलग अलग सम्मेलनों के द्वारा जो है निशस्त्रीकरण के लिए योजना प्रस्तुत करने लगा। तो ये जो प्रक्रिया है वो निशस्त्रीकरण सम्मेलन में जो प्रस्ताव है मूल रूप से राष्ट्र संघ के द्वारा भी प्रारंभ हुआ था। नंबर 2 पर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ और निशस्त्रीकरण। यह संयुक्त राष्ट्र संघ एवं निशस्त्रीकरण, राष्ट्र संघ एवं निशस्त्रीकरण। राष्ट्र संघ एवं निशस्त्रीकरण की अगर अपन बात करें तो संविधान के आर्टिकल 11, 26 और 47 में निशस्त्रीकरण व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है, और निशस्त्रीकरण के विषय को संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों ने अपनी कार्यसूची के अंतर्गत रखा, और संविधान की धारा 11 के अंतर्गत कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए महासभा निशस्त्रीकरण और शस्त्रों के नियमन संबंधी सिद्धांतों सहित सहयोग के सामान्य नियमों पर विचार कर सकती है, और इन सिद्धांतों के संबंध में सदस्यों या सुरक्षा परिषद या दोनों को ही सिफारिशें कर सकती है। संविधान के चार्टर में व्यवस्था की गई है, अर्थात संविधान के आर्टिकल 11, 26 और 47।
तीनों के अंतर्गत राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा और सुरक्षा परिषद को अधिकार दिया गया। नेक्स्ट आता है निशस्त्रीकरण आयोग। निशस्त्रीकरण आयोग, देखिए निशस्त्रीकरण आयोग की अगर अपन बात करें तो परमाणु शक्ति का विस्तार रोकने के लिए 1949 के अंतर्गत सोवियत संघ ने जब परमाणु विस्फोट किया तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि 1952 के अंतर्गत अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार कर लिया था और इधर सोवियत संघ ने परमाणु बम विस्फोट कर लिया था और दोनों शक्तियां परमाणु हथियारों की दौड़ में लग गई थी। 1952 में अणु शक्ति आयोग परंपरागत शस्त्रों संबंधी आयोग को मिलाकर एक नए आयोग की स्थापना की गई जिसे निशस्त्रीकरण आयोग कहते हैं। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सुरक्षा परिषद के जो है सुरक्षा परिषद के जो 6 अस्थायी सदस्य थे, इन के अंतर्गत भी आयोग में सम्मिलित कर निशस्त्रीकरण प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट आता है शांति के लिए परमाणु। शांति के लिए परमाणु, देखिए दिसंबर 1953 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति आइजनहोवर ने कहा कि शांति के लिए परमाणु योजना होनी चाहिए ताकि परमाणु शक्ति का शांतिमय कार्यों के लिए प्रयोग होना चाहिए, परंतु सोवियत संघ ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और यह समझौता आगे नहीं बढ़ सका। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो प्रस्ताव था वो मूल रूप से पारित नहीं हो सका और ये आइजनहोवर का सिद्धांत जो है वो सफल नहीं हो सका। नेक्स्ट 5 पर आता है निशस्त्रीकरण संबंधी उप समिति। उप समिति फिर भी महाशक्तियों ने हार को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने निशस्त्रीकरण संबंधी उप समिति का गठन किया जिसने 1954 में निशस्त्रीकरण संबंधी 5 सदस्यीय उप समिति की स्थापना की। अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा इस समिति के सदस्य थे। इस समिति की 1955 के अंतर्गत बैठक हुई और आइजनहोवर ने खुले आकाश संबंधी योजना प्रस्तुत की। इस योजना में उन्होंने प्रस्ताव रखा अमेरिका अपने देश में हवाई फोटो की सुविधाएं प्रदान करेगा और सोवियत संघ भी इस तरह की सुविधाएं प्रदान करें, परंतु जो है अमेरिका की कूटनीति और टेक्नोलॉजी बहुत तेज थी और सोवियत संघ ने ऐसी स्वीकृति नहीं दी। ऐसी स्थिति के अंतर्गत निशस्त्रीकरण संबंधी उप समिति भी अधिक समय तक कार्य नहीं कर सकी। नेक्स्ट आता है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963। 14 जुलाई 1963 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका के प्रतिनिधियों का मॉस्को में सम्मेलन होता है और 25 जुलाई 1963 को तीनों देशों ने सीमित अणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए। उनका यह कहना था बाह्य आकाश, वायुमंडल और भीतर परमाणिक परीक्षण बंद कर दिए जाए। भूगर्भ में किए गए परीक्षणों को भूकंप से पृथक करना संभव नहीं है, अतः भूगर्भ परीक्षण पर रोक लगाने के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका।
संधि का कोई काल निश्चित नहीं किया गया और असाधारण घटनाओं को घटित होने पर संधिकर्ता राष्ट्र 3 महीने की पूर्व सूचना देकर संधि से पृथक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, स्थायी शांति और निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रथम कदम था। तो मूल रूप से ये एक प्रथम पड़ाव था निशस्त्रीकरण की दिशा में, और इसमें भूगर्भ के ऊपर कोई परीक्षण करने के लिए कोई समझौता नहीं हो सका। नेक्स्ट आता है अणु अप्रसार संधि 1968। अणु अप्रसार संधि संयुक्त राष्ट्र महासभा की राजनीतिक समिति ने परमाणु अस्त्रों के निर्माण एवं प्रसार पर रोक लगाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि परमाणु अस्त्रविहीन राष्ट्र का जो है शस्त्रों का निर्माण नहीं करें। जिनके पास में परमाणु शक्ति नहीं है वो परमाणु शस्त्रों का अब निर्माण नहीं करें। और ऐसी स्थिति में 1968 में इस जो है प्रपोजल को महासभा ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और इस संधि को 1970 के अंतर्गत लागू कर दिया गया। और इस संधि का जो मूल उद्देश्य था कि जो परमाणु विहीन राष्ट्र है वो मतलब कि परमाणु शक्ति का निर्माण नहीं करेंगे, और जो अस्त्रविहीन परमाणु शस्त्र प्राप्त हैं वो परमाणु संपन्न राष्ट्र परमाणु विहीन राष्ट्रों को परमाणु शक्ति नहीं देंगे। तीसरी बात, शस्त्र विहीन जो राष्ट्र है परमाणु बनाने का अधिकार त्याग देंगे, यानी कि जिनके पास में परमाणु बम है वो राष्ट्र भी जो है अब परमाणु बम नहीं बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत इस संधि पर जो है हस्ताक्षर हुए और महासभा ने इसको स्वीकृति दे दी। नेक्स्ट आता है न्यूक्लिय मुक्त समुद्र तल संधि। न्यूक्लिय मुक्त समुद्र संधि। इसका यह तात्पर्य 1971 के अंतर्गत जो है सोवियत संघ, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूक्लियर मुक्त संधि की और इसको महासभा ने स्वीकार करने के पश्चात जो है 19 किलोमीटर का क्षेत्र छोड़कर समुद्र तल या महातल पर न्यूक्लियर अस्त्र भयानक विनाश के अन्य परमाणु शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है साल्ट फर्स्ट साल्ट सेकंड। साल्ट फर्स्ट साल्ट सेकंड। साल्ट फर्स्ट और साल्ट सेकंड की अगर अपन बात करें तो अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ ने फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मॉस्को की यात्रा की और दोनों देशों के बीच में एक 10 वर्षीय समझौता हुआ जिसमें यह कहा गया था कि 150 किलो टन तक का भूमिगत आणविक परीक्षण नहीं किया जाएगा। तो ये जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक समझौता हुआ। साल्ट सेकंड 1979 के अंतर्गत अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में साल्ट सेकंड समझौता हुआ और इसके अंतर्गत दोनों देशों ने इस बात पर जो है सहमति बताई कि गतिरोध को दूर करने के लिए निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को लागू किया जाए। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण सम्मेलन। 1982 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण सम्मेलन किया गया था जिसमें महाशक्तियां सम्मिलित हुई और यह कहा गया था कि हमें जो है शस्त्रों की होड़ को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकता करनी जरूरी है। नेक्स्ट आता है स्टार्ट फर्स्ट स्टार्ट सेकंड। स्टार्ट फर्स्ट स्टार्ट सेकंड। स्टार्ट फर्स्ट के अंतर्गत 1991 के अंतर्गत मॉस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति सीनियर बुश और मिखाइल गोर्बाचोव में सामरिक हथियारों को कटौती करने के लिए ऐतिहासिक संधि हुई जिसमें 30% हथियारों में कटौती की गई थी।
और साल सेकंड के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और मिखाइल गोर्बाचोव ने हस्ताक्षर करके यह कहा गया था कि यह जो संधि है 1993 के अंतर्गत, उसमें जो है आपके शस्त्रों, परमाणु शस्त्रों के अंतर्गत कटौती की गई थी। नेक्स्ट आता है सीटीबीटी। सीटीबीटी के अंतर्गत जो है परमाणु शस्त्रों को समाप्त करने के लिए जो है मूल रूप से इसको समाप्त करने के लिए प्रयास किए गए थे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि समय समय पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परमाणु शस्त्रों को खत्म करने के लिए निशस्त्रीकरण संबंधी अनेक सम्मेलन हुए। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अणु अप्रसार संधि, स्टार्ट और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, सीटीबीटी और एनपीटी। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जो है विश्व के अंतर्गत, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात हम लोग देखते हैं कि विश्व स्तर पर हम लोग बात करें सीटीबीटी और एनपीटी दो की बात करें हम लोग, तो सीटीबीटी और एनपीटी की बात करें तो 1969 के अंतर्गत परमाणु शस्त्रों को समाप्त करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए एनपीटी और सीटीबीटी का प्रस्ताव रखा गया था। अणु अप्रसार संधि की बात करें हम लोग तो 1968 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और जिसे 1970 के अंतर्गत 40 राज्यों ने समर्थन प्राप्त कर लिया। और इसका जो मूल उद्देश्य ये था कि परमाणु जो राज्य हैं वो परमाणु विहीन राज्यों को परमाणु नहीं शक्ति नहीं देंगे, परमाणु राज्य हैं वो परमाणु बम का आविष्कार नहीं करेंगे, परमाणु अस्त्रों के परीक्षण और विस्फोटों पर रोक लगी रहेगी। तो इस तरह से जो है, लेकिन मैं आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन ने वीटो का अधिकार था और ऐसी स्थिति में इस संधि को भेदभावपूर्ण बताया गया था। नेक्स्ट जो आ रहा है एनपीटी की बात करें तो हम बच्चों आपको बता दूं कि ये जो है ऐतिहासिक संधियां की गई थी वो मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से की गई थी और इनका मूल उद्देश्य ये था कि शांति संधियों का निर्माण करके मानव सभ्यता को शस्त्रों से मुक्त करते हुए निशस्त्रीकरण का पैगाम या संदेश देना। थैंक यू।